हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मनीष। वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। तो यह लेक्चर नंबर 8 होगा। यह एटॉमिक फ़िज़िक्स पर मैं बीएससी फाइनल ईयर आप लोग के लिए ले रहा हूँ। तो अभी तक इससे पहले हमने क्या किया, इससे पहले हमने ईस्टर्न एंड गैलाग एक्सपेरिमेंट देखा था। ठीक है, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा वेक्टर एटॉमिक मॉडल एंड जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर होते हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूँ। हेडिंग क्या रहेगा? वेक्टर परमाणु मॉडल। वेक्टर परमाणु मॉडल, या फिर इससे क्या बोल सकते हैं, वेक्टर एटॉमिक मॉडल। वेक्टर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, अभी तक हमने जब डिफरेंट परमाणुओं का स्पेक्ट्रम निकाला तो ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कुछ निश्चित ऊर्जाओं वाले एनर्जी लेवल्स में ही रह सकता है। ठीक है, और क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन का जो कक्षीय अर्थात ऑर्बिटल और जो चक्रण स्पिन गति है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होती है, क्वांटीकृत होती है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन का जो कक्षा का आकार है, रूप है और अभिविन्यास है वो भी क्वांटीकृत होती है। ठीक है, क्वांटीकृत होती है मतलब क्वांटाइज्ड होती है। और क्या पता चला कि ये जो क्वांटीकृत है, जितने ऊर्जा स्तर में होते हैं उतने ही उसकी क्वांटम स्टेट होती है। ठीक है, कुल मिला के ये बोल सकते हैं कि जो कक्षीय और जो चक्रण क्वांटम जो गति होती है वह एक प्रकार से वेक्टर ही होती है। उसको हम लोग वेक्टर के रूप में शो कर सकते हैं। ठीक है, और इसी को ही आधार मानकर जो वेक्टर एटॉमिक मॉडल है उसको प्रतिपादित किया गया। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं वेक्टर एटॉमिक मॉडल क्या है। वेक्टर परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो इस कक्षीय गति के कारण इलेक्ट्रॉन का कुछ कोणीय संवेग होता है। तो कक्षीय गति के कारण जो उत्पन्न जो कोणीय संवेग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे कक्षीय कोणीय संवेग। ठीक है, क्योंकि कक्षीय गति के कारण उत्पन्न हो रही है इसलिए इसको बोलेंगे कक्षीय कोणीय संवेग। ठीक है, ये ऑर्बिटल मोशन के कारण उत्पन्न हो रही है। और दूसरा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है साथ में चारों ओर चक्कर तो लगा रही है, साथ में अपने एक्सिस पर भी रोटेट हो रही है ना। तो जब एक्सिस पर रोटेट हो रही है, स्पिन मोशन कर रही है, तो उसके कारण भी एक कोणीय संवेग उत्पन्न होगा। उस कोणीय संवेग को क्या बोलेंगे? स्पिन कोणीय संवेग। स्पिन कोणीय संवेग। तो इस प्रकार से क्या हो रहा है, दो प्रकार की कोणीय संवेग उत्पन्न हो रही है। ठीक है, यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन का कुल कोणीय संवेग निकालना चाहे तो क्या कर देंगे, दोनों जो कोणीय संवेग है इनका हम लोग वेक्टर सम ले लेंगे। ठीक है, मतलब वेक्टर योग ले लेंगे, वेक्टर सम ले लेंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल जो कोणीय संवेग है वो आ जाएगा, कुल कोणीय संवेग। तो ये वेक्टर एटॉमिक मॉडल ने बोला गया। ठीक है, अब चूंकि ठीक है ये तो हो गया। इसके बाद देखो इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रही है, साथ में अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है। इसके कारण क्या होता है, इसके कारण उसमें वृत्तीय धारा उत्पन्न हो जाती है, सर्कुलर करंट उत्पन्न हो जाती है। उससे क्या होता है, जब सर्कुलर करंट उत्पन्न हो रही है तो उसमें कुछ चुंबकीय आघूर्ण भी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, उसमें चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाती है। अब चूंकि यहाँ पे दो प्रकार की मोशन हो रही है, पहला कक्षीय मोशन मतलब ऑर्बिटल मोशन, दूसरा स्पिन मोशन, तो यहाँ पर भी दो प्रकार की चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगी। कौन कौन सी? कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण मतलब ऑर्बिटल मोशन के कारण उत्पन्न होगी कक्षीय चुंबकीय आघूर्ण, और दूसरा जो स्पिन मोशन हो रही है उसके कारण भी एक चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगी। तो वो कौन सी होगी? स्पिन चुंबकीय आघूर्ण। स्पिन चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो यदि हम लोग टोटल
चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, सेम जैसे इसमें इन दोनों का वेक्टर सम हुआ था उसी प्रकार इन दोनों का भी इसमें वेक्टर सम हो जाएगा। तो यदि हम लोग टोटल चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहें, कुल चुंबकीय आघूर्ण निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, इन दोनों जो चुंबकीय आघूर्ण है इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। तो ये वेक्टर एटॉमिक मॉडल में या वेक्टर परमाणु मॉडल में बोला गया, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो बहुत सारे जो क्वांटम संख्याएं होती है, ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो मेनली इलेक्ट्रॉन से संबंधित टोटल 7 प्रकार की क्वांटम संख्याओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन से, उसका नाम क्या क्या है, उसका सिंबल क्या क्या है और उसको कैसे निकालते हैं, इसको देखेंगे। तो ठीक है, इसको मैं मिटाता हूँ। इसके बाद देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन से संबंधित जो क्वांटम संख्याएं हैं वो कौन कौन सी, ठीक है। 7 प्रकार का बोला मैं, कौन कौन सी होती है सबका नाम लिख देते हैं पहले, फिर बारी बारी से सबका डिटेल में देखेंगे। तो सबसे जो पहला क्वांटम संख्या होती है उसको बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम लोग किससे शो करते हैं, तो इसको हम लोग शो करते हैं n से। मैं यहीं पे लिखते जाता हूँ, ये हो जाएगा n से। उसके बाद जो दूसरा नंबर का जो क्वांटम संख्या है उसको बोलते हैं कक्षीय क्वांटम संख्या। कक्षीय क्वांटम संख्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। और सिंबल क्या हो जाएगा, स्मॉल l। उसके बाद तीसरा जो क्वांटम संख्या है उसको बोलेंगे स्पिन क्वांटम संख्या। स्पिन क्वांटम संख्या इंग्लिश में क्या हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। इसको उसकी शो करेंगे स्मॉल s से, ठीक। इसके बाद चौथा नंबर में जो क्वांटम संख्या आता है इसको बोलते हैं संपूर्ण क्वांटम संख्या, ठीक है। संपूर्ण क्वांटम संख्या इंग्लिश में क्या हो जाएगा, टोटल क्वांटम नंबर। टोटल क्वांटम नंबर, ठीक है। इसको हम लोग किससे शो करेंगे, तो इसको आई थिंक जे से शो करते हैं, ठीक। उसके बाद पांचवा जो क्वांटम नंबर है उसको एक मैं देख लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद जो पांचवा नंबर का जो है वो चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय कक्षीय, जो अभी यहाँ पे देखे थे, चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या, इसको शो करते हैं हम लोग ml से, ठीक है। इंग्लिश में मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। उसके बाद जो छठवा जो है चुंबकीय स्पिन क्वांटम संख्या, इसको शो करेंगे ms से। और उसके बाद जो सातवां है उसको बोलेंगे, एक नंबर देख लेता हूँ, चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या, इसको चक्रण क्वांटम संख्या बोलेंगे। चक्रण क्वांटम संख्या, इसको भी चक्रण क्वांटम संख्या बोल सकते हो या स्पिन क्वांटम संख्या बोल सकते हो, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। स्पिन मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, हिंदी में कहा जाता है चक्रण, ठीक है। स्पिन को ही हिंदी में चक्रण बोलते हैं तो भी चल जाएगा। उसके बाद जो सातवां नंबर का जो है उसको बोलेंगे संपूर्ण क्वांटम संख्या। संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्या, संपूर्ण चुंबकीय
क्वांटम संख्या, इसको शो करेंगे mj से। तो इस प्रकार से 7 प्रकार की क्वांटम संख्याएं होती है, मेरे ख्याल से आप लोग को मालूम होना चाहिए। पहला कौन सा है? मुख्य क्वांटम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल n। दूसरा होता है कक्षीय क्वांटम संख्या, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, इसका सिंबल क्या होता है? स्मॉल l। उसके बाद तीसरा नंबर में आता है स्पिन क्वांटम संख्या या फिर स्पिन क्वांटम नंबर या फिर चक्रण क्वांटम संख्या भी बोल सकते हो। ओके, इसको शो करते हैं s से, स्मॉल s से। उसके बाद चौथा नंबर में आता है संपूर्ण क्वांटम संख्या। तो इन दोनों जो क्वांटम संख्या है उसी का ही वेक्टर सम, अभी से पहले बताया वेक्टर परमाणु मॉडल में कि दोनों का वेक्टर सम क्या होता है? संपूर्ण क्वांटम संख्या होता है। तो इसको चौथा पॉइंट दे देंगे, ठीक, टोटल क्वांटम नंबर स्मॉल j से। उसके बाद जो पाँचवा नंबर में आता है वो है चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या, सातवां नंबर में चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या, और जो सातवां नंबर में आता है वो है संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्या। इसको कौन कौन से देखेंगे? करस्पॉन्डिंग ml, ms और mj से डिनोट करते हैं। अब क्या करेंगे? अब बारी बारी से देखते हैं कि कौन कौन से क्या क्या मान होते हैं, क्या क्या होता है, उसको डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में बताऊँगा, ठीक है। इसमें सबसे, इसको मिटा नहीं रहा हूँ, मिटाऊंगा तो फिर पूरा बार बार लिखना पड़ेगा, उससे अच्छा कि यहीं पे साइड में मैं पूरा बताते जाता हूँ क्या क्या वैल्यू रखता है, ठीक है। तो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में शायद आप लोग को मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है? मुख्य जो क्वांटम संख्या होती है स्मॉल n से शो करती है, और मुख्य क्वांटम संख्या या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है उसको भी डिनोट करती है और रेडियस उसको भी डिनोट करती है। कैसे? हम लोग ने सबसे शुरू पढ़ा था, तो क्या बताया था मैं? जैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालना है तो En जो होता है वो 1/-n² होता है, ठीक है, n पर डिपेंड करती है। और दूसरा जब हम लोग रेडियस निकाले थे तो अब क्या होता है? मतलब ये nth लेवल का बता रहा हूँ, nth लेवल की एनर्जी और ये nth लेवल की रेडियस, तो ये होता है n²। तो यहाँ पे भी n जो था वो मुख्य क्वांटम संख्या था या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, n पर डिपेंड कर रही थी, ठीक है। n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? n की जो वैल्यू है हमेशा 1, 2, 3 से लेकर पूरा इन्फिनिटी तक जा सकती है, ठीक है। और n जो है जीरो कभी नहीं हो सकती, जीरो होगी तो फिर क्या हो जाएगा? जैसे यहाँ पे जीरो रखेंगे तो इन्फिनिटी, तो एनर्जी तो इन्फिनिटी हो ही नहीं सकती, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रेडियस भी इन्फिनिटी हो जाएगी, मतलब यहाँ पे एनर्जी जीरो हो जाएगी, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी, तो वो जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो n हमेशा 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 पूरा n तक जाती है। इसके बाद n में और क्या बताने लायक है? n का जो मान है वो इलेक्ट्रॉन की कोष संख्या या फिर कक्षा संख्या को भी व्यक्त करती है। कैसे? जैसे n = 1 है, ठीक है, n = 1 है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग नाम देते हैं k कोष, ठीक है। यदि n = 2 है तो इसको हम लोग नाम देंगे l कोष। उसके बाद n = 3 है तो इसको बोलते हैं m कोष। तो मतलब n के पर्टिकुलर मान के लिए हम लोग जो कक्षा का जो नाम है उसको भी डिफाइन किए हैं। n = 1 रहेगा तो k कोष बोलेंगे, n = 2 रहेगा तो l कोष, n = 3 रहेगा तो m कोष। उसी प्रकार फर्दर और आगे भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो n के पर्टिकुलर मान के लिए भी यहाँ पे नाम डिफाइन किया गया है। तो ये n के बारे में इतना ही जानकारी था। मुख्य क्वांटम नंबर आपको मालूम होगा। और इसके अलावा जो पाउली का जो अपवर्जन का नियम है, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, उसके अनुसार क्या बोलता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो अधिकतम संख्या है किसी भी मतलब nth ऑर्बिटल के लिए इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन हम लोग अधिकतम कितने भर सकते हैं उसकी संख्या क्या होती है? 2n² होती है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे n = 1 के लिए n = 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2। और यदि n = 2 के लिए रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 8। तो और 3 के रखेंगे तो सिमिलरली 8 आएगा, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम हम लोग k कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और n = 2 में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, n = 3 में भी 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं फर्दर और आगे के लिए। तो इस प्रकार से ये जो क्वांटम नंबर है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा नंबर का जो क्वांटम नंबर है वो कौन सी होती है? तो वो होती है कक्षीय क्वांटम नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। तो देखो ये क्या होती है, इसको सबसे पहले किससे डिनोट करते हैं? तो स्मॉल l से डिनोट करते हैं,
ठीक, स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। और जिस प्रकार से ये जो है मुख्य क्वांटम संख्या वो कक्षा मतलब इलेक्ट्रॉन की कक्षा को व्यक्त कर रहा था, है ना। तो जो कक्षीय क्वांटम संख्या है यह क्या करता है, कक्षा का आकार को प्रदर्शित करता है, कक्षा का आकार इसको प्रदर्शित करता है, मतलब ये इसको शेप को या रूप को प्रदर्शित करता है। जैसे उसमें n का मान 1 2 1 से स्टार्ट हो रहा था, 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे l का मान है वो n पर डिपेंड करता है, n का मान जितना है उसके हिसाब से l का मान आएगा। तो जो कि l का मान है ना वो हमेशा 0 से लेकर n-l तक डिपेंड करता है। जैसे n इक्वल टू 1 रहेगा, ठीक है, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। n इक्वल टू 2 रहेगा तो क्या हो जाएगा, l इक्वल टू 0 और 1 हो जाएगा, मतलब n की 2 मान हो जाएगी, ठीक है, 0 और 1। n इक्वल टू 3 रहेगा तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 और 2। तो इस प्रकार 0 से लेकर n-1 तक, यहाँ पे जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें ऐसा है कि l का जो मान है वो 0 से लेकर 0 से स्टार्ट हो रहा है और n-l तक जा रहा है। तो जितना जैसे n-1 तक जाएगा, n-1 तक, तो जितना यहाँ पे जैसे मान लो 3 है तो n-1 मतलब 3 में से 1 जाएगा तो 2, तो 2 तक जा रही है ना। और फर्दर उसी प्रकार n इक्वल टू 4 के लिए निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट 1 2 और यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 में से 1 जाएगा तो 3, तो ये 3 तक, मतलब 4 वैल्यू हो गई। तो इस टाइप से l का मान निकलते जाता है, ठीक है। जैसे उसमें हम लोग n को हम लोग क्या क्या नाम दिए थे, जो फर्स्ट जो था n इक्वल टू 1 था उसको k l m n ऐसे दिए थे। तो इसमें भी जो नाम है उसको भी डिफाइन किया जाता है, ठीक है। उसको कोष बोलते हैं, इसको उपकोष बोलते हैं, या उसको सेल बोलते थे, इसको सब सेल बोलेंगे। तो जैसे उसमें k l m n था, ठीक, k l m n ऐसे मान था, तो इसमें क्या हो जाएगा, s सब सेल, उसके बाद p सब सेल, उसके बाद d सब सेल, और ये f सब सेल, ऐसे करके इसका नाम डिफाइन किया गया, ठीक है। यदि l इक्वल टू 0 है तो s सब सेल आ जाएगा, l इक्वल टू यदि n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू 0 और 1 आएगा। ध्यान रखना यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे s भी है ना, तो s में पहले फिल होगा फिर p में फिल होगा, यहाँ पे s भी है p भी है फिर d आ रहा है, तो पहले s में फिल होगा फिर p में होगा फिर d में होगा। उसी प्रकार यहाँ पे सिर्फ f नहीं है, यहाँ पे s भी है p भी है d भी है फिर f है, ठीक है। तो इस प्रकार से l को डिफाइन किया गया है। और l का मान भी जो वैसी 0 से स्टार्ट होकर n तक जाएगा, n-1 तक जाएगा। और इसमें जैसे मुख्य क्वांटम संख्या में क्या थी, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² थी, है ना। तो इसमें क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन की जो भरने की अधिकतम संख्या वो रहेगी 2 × 2l + 1, इतने इलेक्ट्रॉन उसमें भरे जा सकते हैं। तो हो गया ये वाला कक्षीय क्वांटम संख्या, इसमें इतना ही था, स्मॉल एल से शो करेंगे इसको, ठीक है। इसमें देखो एक चीज़ और है, जैसे इसमें एल का मान जितना ज़्यादा बढ़ते जाएगा उतने ही ज़्यादा क्या होगा भाई, नाभिक से जो दूरी है, इलेक्ट्रॉन की जो दूरियाँ हैं वो बढ़ते जाएगी। जैसे एल इक्वल टू मान लो 10 के लिए निकाल रहे हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 10 रख देंगे, ये 1 हो जाएगा, तो 10 दूनी 20 है कि 21, 21 दूनी 42, है ना। तो वहाँ पे जो लास्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 42वां नंबर का होगा, वो बहुत दूर में फिल होगा। और मान लो एल इक्वल टू 2 रख देते हैं, तो 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, यहाँ पे 10 यहाँ पे मान लो आती है, ठीक है। इसमें 2 आएंगे, इसमें 8 आएंगे, तो 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। तो यहाँ से नाभिक की जो दूरी है ये तो भी कम है। अब मान लो 42वां इलेक्ट्रॉन भरना रहता तो और हमको कक्षा बनाना पड़ता, तो उसके लिए दूरी क्या होती है, हमेशा बढ़ते जाती है। तो उसी प्रकार मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि एल का जो मान है उसके आधार पर जो दूरी है वो बढ़ते जाती है। एल का मान यदि हम ज़्यादा रखेंगे तो नाभिक से दूरी इलेक्ट्रॉन की बढ़ते जाती है, ठीक है। उसके बाद और इसमें तो हो गया, लेकिन इसमें जैसे स्टार्टिंग में जैसे इसका परिभाषा लिखना चाहते हो तो कक्षा को आकार, मतलब कक्षा का आकार ये शो करता है, ठीक है। और जो पी एल का जो मान होता है, मतलब कक्षीय जो कोणीय संवेग का मान होता है वो h/2π का पूर्ण गुणक होता है, ठीक है। ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, तो इसको भी ध्यान रख सकते हो। जो कक्षीय कोणीय संवेग है वो h/2π का पूर्ण गुणक होता है, ओके। तो ये हो गया सेकंड नंबर का।
उसके बाद थर्ड नंबर क्या है उसको देखते हैं। थर्ड नंबर है स्पिन क्वांटम संख्या। तो वो क्या होती है? तो स्पिन क्वांटम संख्या में क्या होता है भाई, चूँकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर तो घूम रही है, साथ में अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है ना, उसके कारण से जो चक्रीय चक्रण जो क्वांटम नंबर है वो ओरिजिन होता है। तो इसको बोल सकते हैं कि अपने स्वतः एक्सिस के कारण, जो अपने एक्सिस है उसके कारण भी, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगा रही, साथ में अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है, उसके कारण जो गति उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं चक्रण गति। और उसी के कारण जो कोणीय संवेग उत्पन्न हो रहा है उसको बोलेंगे स्पिन कोणीय संवेग। PS इक्वल टू यहाँ पे SH/2π। तो इसको ऐसे लिख सकते हो। तो जो स्पिन कोणीय संवेग है वो H/2π का पूर्ण गुणक होता है, ठीक है। और S का जो मान होता है सदैव हाफ होता है, ये पहले भी बताया हूँ। S का मान हमेशा क्या होता है 1/2 होते हैं। बस तो S में इतना ही बताना था। उसके बाद जो अगला नंबर है वो है संपूर्ण क्वांटम संख्या, टोटल क्वांटम नंबर। तो देखो चौथा पॉइंट क्या होता है भाई, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। तो देखो जो संपूर्ण क्वांटम संख्या होती है वो क्या होती है। संपूर्ण क्वांटम संख्या को हम लोग स्मॉल j से डिनोट करते हैं, है ना। ये जो होती है कक्षीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या दोनों का वेक्टर सम होती है, ठीक। L और S का वेक्टर योग होती है। तो हम लोग J बराबर यदि लिखना चाहें तो L ± S ऐसे करके लिख सकते हैं। ध्यान रखना यदि L और S दोनों की डायरेक्शन यदि एक ही दिशा में हो, मतलब एक ही दिशा में दोनों का डायरेक्शन हो, तो हम लोग क्या करते हैं L + S लेते हैं, एक ही दिशा में हो तब। और यदि दोनों विपरीत दिशा में हो तब क्या लेंगे L - S लेते हैं। तो ये जो है संपूर्ण क्वांटम संख्या हो गया। इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं मैं उसको थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, जैसे यदि मान लो L का वैल्यू 1 है, ठीक है, कोई भी हम लोग मान अभी ले लेते हैं देखने के लिए वैल्यू क्या आएगा। तो L का मान 1 है, तो और S का वैल्यू हमेशा क्या बताया मैं 1/2 होता है। तो यदि मैं J का मान निकालना चाहूँ तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर सम करना है। वेक्टर सम और नॉर्मल सम में अंतर ये होता है कि जैसे हम लोग नॉर्मल सम कर रहे हैं, ध्यान देना, मैं यदि नॉर्मल सम कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा भाई 1/2 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 3/2 हो जाएगा। तो ऐसा होगा नॉर्मल सम में। लेकिन यहाँ पे हमको वेक्टर सम करना है, वेक्टर सम करना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो J का वैल्यू है वो यहाँ से पहले तो माइनस करेंगे, तो 1 में से 1/2 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2, सॉरी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, पहले तो माइनस किए तो 1/2 आया, प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/2, है ना। 2 × 1 = 2 और 1 3/2। तो इसके दो वैल्यू आ जाएंगी J की, पहला 1/2 और दूसरा 3/2। तो इस प्रकार से वेक्टर सम किया जाता है। माइनस से लेकर, पहले इसको माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको लिखेंगे, उसके बाद मैक्सिमम कर देंगे, मतलब दोनों को प्लस कर देंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो जो आ जाएगा ये। साथ में बीच में और भी कोई वैल्यू आती तो उसको भी साथ में लिखते हैं। जैसे कि मान लो यहाँ पे मान लो 2 है, ठीक है। तो 2 है तब क्या हो जाएंगी, 2 है तब क्या होगा, 2 में से 2 - 1/2 करेंगे तो ये हो जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो 3/2 आ जाएगी। और मैक्सिमम करेंगे तो 2 दूनी 4 1 5, तो ये हो जाएगी 5/2। तब क्या आ जाता 3/2 और ये हो जाती 5/2। तो इस प्रकार से हम लोग J का वैल्यू निकालते हैं, ओके। तो ये भी हो गया कंप्लीट संपूर्ण क्वांटम संख्या। यदि हम लोग इसको फार्मूला के रूप में लिखना चाहें, संपूर्ण क्वांटम संख्या को कोणीय संवेग के रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं भाई, J = क्या हो जाएगा JH/2π। तो इसको ऐसा भी समझ सकते हो, H/2π का पूर्ण गुणक होता है। जो संपूर्ण कोणीय संवेग होता है वो H/2π का पूर्ण गुणक होता है। तो ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद है चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या, उसको देखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो पॉइंट है वो कौन सा है, चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या। तो पहले इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। जो चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं,
तो यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में कक्षीय क्वांटम संख्या ml का जो प्रक्षेप बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या। जो कक्षीय क्वांटम संख्या है मतलब चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या है उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, स्मॉल ml से। ml का जो मान होता है वो होता है l cos थीटा, मतलब ml का जो मान है वो l के मान पर डिपेंड करता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं cos थीटा -1 से लेकर +1 तक जाती है, ठीक है। तो l का मान भी -1 से लेकर मतलब -l से लेकर +l तक जाती है। अब इसका मान कैसे निकालते हैं उसको मैं थोड़ा बताता हूँ। जैसे कि मान लो l का मान मान लो 1 है, ठीक है। तो ml का मान कैसे हो जाएगा, -1 से लेकर +1 तक। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा और 0 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा, मतलब -l से लेकर +l तक बीच में जो भी वैल्यू आएगी उसको हमको इंक्लूड करना पड़ेगा, 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है। मान लो l = 2 है तो ml की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, -1, 0, 1 और 2। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। और बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, इसको l = 3 के लिए भी ऐसे निकाल सकते हो, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो 7 वैल्यू ऐसे हो जाएंगे। चीज़ और है जैसे कि l के जो मान के लिए जो ml का मान है वो 2l+1 होता है। ml का जो मान होता है वो क्या होता है, 2l+1 होता है। जैसे कि l = हम लोग 1 रखते हैं तो l = यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 कम 2 और 1 3। तो ml का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हम लोग निकाल के भी देख चुके हैं यहाँ पे l = 1 के लिए 1 2 3 वैल्यू आया, ठीक है। यदि l = 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4 1 5 मतलब 5 वैल्यू आया। कौन कौन सी, -2, -1, 0, 1, 2। तो इस प्रकार से इसको हम लोग फार्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट याद कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या ml। इसके बाद है चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या ms। तो ms क्या होता है, परिभाषा के रूप में बताना चाहो तो क्या बता सकता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चक्रण क्वांटम संख्या s के प्रक्षेप को हम लोग चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या बोलते हैं, ठीक है। जो ms का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, देखो s का मान हमेशा क्या हो सकता है, 1/2 होगा, है ना। तो ms का मान हमेशा क्या हो जाएगा, -s2 + s। इसका मतलब ये है कि ms का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, -12 to +12। तो इसका सिर्फ 2 ही वैल्यू होता है, -12 और +12। तो ये हो गया चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या ms। तो इसके बाद है संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्या mj, ठीक है। तो इसको तुम लोग पहले से मतलब समझ सकते हो, चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या और चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या दोनों के वेक्टर सम को क्या बोलेंगे, संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्या। तो mj को मैं लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा भाई, जो ml है और ms है इसका वेक्टर सम mj के बराबर होता है। परिभाषा के रूप में बताना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय क्वांटम संख्या mj के प्रक्षेप को क्या बोलेंगे, संपूर्ण चुंबकीय क्वांटम संख्या बोलते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल बताऊं तो यदि मान लो j का वैल्यू 3/2 है, ठीक है। तो mj का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/2, -1/2, ठीक है, और 1/2, 3/2, इस टाइप से। इसको चाहो तो नहीं लिखना चाहते तो भी मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से समझ सकते हो। जैसे j का वैल्यू 3/2 है तो mj का वैल्यू क्या हो जाएगा, √3/2, √1/2, 1/2 और 3/2। मान लो j का वैल्यू मान लो 5/2 है तो बताओ अब mj का वैल्यू क्या हो जाएगा, उसी फार्मूला से निकाल सकते हो, 2j + 1। तो यहाँ पे j का वैल्यू मैं 5/2 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, 5/2 धन 1, 2 और 2 कटेगा तो 5 अब 1 6, मतलब टोटल हमारे पास 6 वैल्यू आनी चाहिए। तो कौन कौन सी, -5/2, √3/2, √1/2 और ये 1/2, इसके बाद 3/2 और ये 5/2, 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रकार से टोटल 6 वैल्यू आती है। तो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 7 क्वांटम संख्या है, सबके बारे में थोड़ा डिटेल में बता दिया। एक बार बुक से आप लोग पढ़ लेना तो और से समझ में आ जाएगा। बाकी लगभग मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो इतना जो क्वांटम संख्या 7 क्वांटम संख्या है, इसमें मेनली मुख्य क्वांटम संख्या, कक्षीय क्वांटम संख्या n l और ये वाला चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या, इन चारों का ही यूज़ करके
हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो पूरा जो डिटेल है वो बता सकते हैं, ठीक है। मतलब इन 4 क्वांटम संख्या का यूज़ करके ही हम लोग पूरा जो इलेक्ट्रॉन का जो डिटेल है वो हम लोग बता सकते हैं, जिसमें से n क्या डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन की जो कक्षा है उसकी इलेक्ट्रॉन की कक्षा को व्यक्त करता है कि कौन सा कक्षा में है, और जो L है वो क्या करता है, कक्षा का आकार बताता है, उसका शेप बताता है। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं। जो ML है वो क्या करता है, कक्षा का जो दिक् विन्यास है, मतलब कक्षा तल का जो दिक् विन्यास है, ओरिएंटेशन है, उसको शो करता है। MS क्या कराता है, MS जो है चुंबकीय जो स्पिन है उसका हम लोग को डायरेक्शन का पता लगाता है, ठीक है। तो इन चारों क्वांटम संख्या से ही हम लोग पूरा डिटेल निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ जिसमें क्या करता हूँ मैं मतलब N और L ML MS का मान मैं निकाल कर बताता हूँ कैसे होगा। उसके बाद ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो एक छोटा सा टेबल है, इसमें क्या है, N का मान हम लोग पहले देखते हैं कौन कौन सी होगी, फिर उसके रिस्पेक्ट में कोष का जो नाम है, कोष मतलब सेल का नाम है ना, नेम ऑफ सेल, ठीक है। L के जो संभव मान है उसको देखेंगे, फिर जो उपकोष का नाम है उसको देखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा सब सेल, नेम ऑफ सब सेल, ठीक। तो जैसे मान लो N का मान हम लोग सबसे पहले लेते हैं 1, ठीक। तो N = 1 के लिए जो L का मान है वो क्या हो जाएगा भाई, L जो कोष का नाम हो जाएगा वो कौन सा कोष में आ जाता है, वो K कोष में आएगा, ठीक है। मैं बताया था पहले जब N का बारे में हम लोग बता रहे थे तो K कोष में हो जाएगा। अब L का संभव मान को क्या क्या हो जाएंगे, N = 1 के लिए L = 0 हो जाएगा, और L = 0 बस रहेगा ना, L = 0 रहेगा। मैं बताया था जैसे N का जो मान रहता है, L का मान N पर डिपेंड करता है, तो L का मान क्या होता है, 0 से स्टार्ट होकर n-1 तक जाता है। तो यहाँ पे अभी N = क्या 1 है, तो N = 1 है तो क्या हो जाएगा, L = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे L = 0, ठीक है। उपकोष का नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोल देंगे 1s, ठीक। उसके बाद यदि N = 2 है, N = 2 है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे L कोष हो जाएगा। और यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, L = 0 और L = 1। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2s 2p, चूँकि बताया था सब सेल को हम लोग किस किस से डिनोट करते हैं, S से, P से, D से और F से, है ना। तो बस उसी क्रम में हमको लिखते जाना है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, N = 3 के लिए KLM कोष, तो इसके लिए L का मान क्या हो जाएगा, L = 0, L = 1, L = 2। तो इसके लिए 3s 3p और ये 3d। मान लो N = 4 है तब क्या हो जाएगा, KLMN, तो MN सेल हो गया। यहाँ पे L = 0, L = 1, L = 2, L = 3। इसके लिए 4s 4p 4d 4f, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग मान निकाल सकते हैं, इसको आप बना लेना। और ये टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा पाउली का अपवर्जन नियम, ठीक है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके बाद उसमें जो उसका अनुप्रयोग है उसको देखेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन उसको देखेंगे पाउली का अपवर्जन नियम का। फिर उसके बाद आगे का जो टॉपिक है उसको देखेंगे, ठीक। तो ये टॉपिक पर कंप्लीट होता है। यदि पसंद आ रहा होगा, सबको समझ में आ रहा होगा तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट ज़रूर करना। यदि आपको कुछ पूछना होगा, डाउट होगा तो पूछ सकते हो, ठीक है। और एटलीस्ट अपना नाम तो कमेंट कर ही देना, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो आप वो ज़रूर कर सकते हो। यहाँ तक यदि आप पहुँच चुके हो, यहाँ तक यदि मेरे आवाज़ आपको पहुँच रही होगी तो मतलब आप जेन्युइन जो है वही स्टूडेंट होगे जो देख रहे होगे, ठीक है। तो कमेंट में एक बार बता देना यार कौन सा क्या नाम है, कहाँ से पढ़ते हो, ठीक। तो ये टॉपिक पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग अगला लेक्चर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। तो कक्षीय